पर्सनल फाइनेंस और बजटिंग के हवाले से एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद। इस वीडियो में मैं बात करूंगा 5 बड़ी गलतियों की जो कि हम अक्सर लोग पर्सनल फाइनेंस और बजटिंग के हवाले से करते हैं। और ये वो गलतियां हैं जिनकी वजह से हमारे जो पर्सनल फाइनेंसिंग है और हमारी जो ओवरऑल जो इकोनॉमिक फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो डिस्टर्ब हो रही होती है। जो पहली बड़ी गलती है वो लैक ऑफ प्लानिंग है कि हम लोगों में अक्सर जो पर्सनल फाइनेंस या बजटिंग के हवाले से एक प्रॉपर मनसूबाबंदी का फुकदान होता है। मैं आपके सामने कुछ सवालात रखूंगा, इनके जवाबात आप अपने अपने हिसाब से दें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप किस हद तक अपनी जो पर्सनल फाइनेंस है उसमें एक प्लान तरीके से चल रहे हैं या फिर एक अनप्लान तरीके से चल रहे हैं। सबसे पहले आप अपने आप से ये पूछिए कि क्या आप अपनी इनकम में से अखराजात, जो आपके एक्सपेंसेस हैं और जो आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट है उसके लिए प्रॉपरली बजटिंग करते हैं या नहीं करते। मिसाल के तौर पर अगर आप माहाना 1 लाख रुपया कमाते हैं या 2 लाख रुपया कमाते हैं या जो भी अमाउंट आप मंथली आपकी इनकम आ रही है आपकी जॉब से या आपके बिजनेस से, उसमें से आप कितना पैसा प्रॉपरली आप एक बजटिंग करके सेलेक्ट करते हैं और एलोकेट करते हैं जो आपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज़ करना है या सेविंग्स के लिए यूज़ करना है, और कौन-सा उसमें से इतना नंबर है जो आपने अपनी जो नीड्स हैं और जो आपकी वांट्स हैं उसके ऊपर लगाना है। तो बेशतर लोग जो हम ख़ास तौर पे सबकॉन्टिनेंट के लोगों की बात करूँ, इंडिया, पाकिस्तान या इन मुल्कों की, तो यहाँ पर हमारे यहाँ मेजॉरिटी जो लोग होते हैं उनकी जो ओवरऑल इनकम होती है उसको प्रॉपरली एलोकेट नहीं किया जाता कि उसमें से कितना पैसा इन्होंने सेविंग करनी है, कितना पैसा इन्वेस्टमेंट में लगाना है। बल्कि हमेशा से ये होता है कि सारा कुछ करके जो बच जाए उसको सेव किया जाता है। हालाँकि होना ऐसे चाहिए कि सबसे पहले आपकी इन्वेस्टमेंट और सेविंग की जो एलोकेशन है वो यूटिलाइज़ होनी चाहिए उसमें, और उसके बाद जो बाकी पैसे हैं उसमें से फिर आपको अपनी नीड्स और वांट्स के ऊपर सर्व करना चाहिए। इस हवाले से मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी इस चैनल पे कि कैसे आप 50-30-20 रूल को यूज़ कर सकते हैं और उस रूल के तहत आप अपनी नीड्स, अपनी वांट्स और अपनी जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए एक प्रॉपर तरीके से अपने बजट को एलोकेट कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आप उसको भी देख सकें और बेहतर तौर पे उस कॉन्सेप्ट को या उस रूल को अपने जो भी आपकी इनकम है उसके ऊपर इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद जो दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लानिंग के हवाले से मैं आपके सामने रखूँगा वो ये है कि आपने क्या अभी तक कोई इमरजेंसी फ़ंड बिल्ड किया है या नहीं किया? हमारे यहाँ इमरजेंसी फ़ंड की बिल्डिंग कोई इतना सीरियस नहीं लिया जाता, हालाँकि ये जो सिविलाइज़्ड या डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ के लोगों में ये चीज़ एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि जब भी आप अपनी कोई जॉब स्टार्ट करते हैं या आप अपनी इनकम जनरेट करना शुरू करते हैं किसी भी सोर्स से, तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है वो ये होती है कि आप एक स्पेसिफ़िक अमाउंट का इमरजेंसी फ़ंड अपना बिल्ड कर लें, ताकि आपको जो भी इमरजेंसी पेश आती है, तो उसमें आप उस फ़ंड को यूटिलाइज़ कर सकें। तो हमारे यहाँ ये एक बड़ा मसला है कि मेजॉरिटी लोगों के पास कोई इमरजेंसी फ़ंड नहीं होता। जो भी उनकी इनकम होती है वो बाकी चीज़ों में सर्फ़ हो रही होती है, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन के लिए उन्होंने प्रॉपर्ली कोई प्लानिंग नहीं की होती। हालाँकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है आपकी फ़ैमिली के हिसाब से, और ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में जहाँ पे गवर्नमेंट सतह पे इतनी ज़्यादा कोई हमें ना तो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, ना ही बाकी किस्म किस्म की इस तरह की फ़ैसिलिटीज़ मौजूद हैं, तो इमरजेंसी फ़ंड का होना इंतहाई ज़रूरी होता है। उसके बाद जो प्लानिंग के हवाले से तीसरा सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो ये है कि आपने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग की है या नहीं की। ये भी एक अलमिया है कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी, सेविंग के हवाले से भी, जॉब के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, साइड इनकम्स के हवाले से, हर लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारे लोगों में कोई ख़ास स्पेसिफिक एक टारगेटेड और प्लान्ड किस्म की कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं होती। उन्होंने कोई इस तरह के टारगेट्स नहीं रखे होते कि शॉर्ट टर्म में उन्होंने कौन-सी गोल्स को अचीव करना है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए या फाइनेंशियली अपने आप को एक स्टेबल पोज़ीशन पे लेके जाने के लिए कौन से स्टेप्स उठाने हैं, मीडियम टर्म के अंदर चंद सालों के अंदर कौन से ऐसे स्टेप्स उठाने हैं या कौन-सी ऐसी प्लानिंग्स हैं कि जिसके ज़रिए जिनको एग्ज़ीक्यूट करके उन्होंने अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबलाइज़ करना है, डेट्स अगर हैं तो उनसे छुटकारा हासिल करना है और अपने आप को एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ लेके जाना है। और लॉन्ग टर्म में ऐसे कौन से स्टेप्स हैं या ऐसे कौन से प्लान्स हैं जिनको एग्जीक्यूट करके अपनी रिटायरमेंट के टाइम तक के लिए अगर सोचा जाए तो उसको बेहतर तौर पे एक सक्सेसफुल तरीके से अपनी ऐसी कोई इनकम स्ट्रीम जनरेट करनी है कि जिससे तमाम जो फ्यूचर की ज़रूरियात हैं वो पूरी हो सकें।
तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लानिंग होती है, जिसको हमारे लोग ज़्यादातर लैक कर रहे होते हैं। उसके बाद जो दूसरा बड़ा मसला या दूसरी बड़ी गलती है वो हमारे यहाँ पर्सनल स्वॉट एनालिसिस का ना होना है। पर्सनली आप जो भी अपने फाइनेंशियल्स के हवाले से स्टेप्स उठा रहे होते हैं या जो भी आपके प्लान्स होते हैं, उसके हवाले से टाइम टू टाइम आपको अपना स्वॉट एनालिसिस करना ज़रूरी होता है, जिसमें आप अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को मद्देनज़र रखते हैं और इसकी बेसिस पे जो आपके प्लान्स होते हैं उनको या तो आप रीअलाइन करते हैं या फिर बेहतर तौर पे फर्दर उसके ऊपर चेंजेस लाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अलमिया ये है कि इस तरह की कोई ऐसा प्लानिंग नहीं की जाती और इस तरह का कोई एनालिसिस नहीं किया जाता। जो भी कमियाँ कोताहियाँ होती हैं, उनको उस वक़्त तक नज़रअंदाज़ किए रखा जाता है जब तक कि उसकी वज़ह से कोई आपको कॉन्सिक्वेंसेस बियर ना करने पड़ें। ख़ाह वो फाइनेंशियल लॉस की सूरत में हों या फिर किसी भी तरह से आपको उसकी वज़ह से ख़मियाज़ा भुगतना पड़े। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि क्या आपने अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर कभी पर्सनल नेट वर्थ को कैलकुलेट किया है या नहीं किया? मेजॉरिटी लोगों का यही जवाब होगा कि उन्होंने अपनी पर्सनल नेटवर्थ को कभी कैलकुलेट नहीं किया, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि पर्सनल नेटवर्थ कैलकुलेट कैसे की जाती है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है। हालाँकि ये आपकी फाइनेंशियली एक प्रॉपर प्लान्ड लाइफ़ गुज़ारने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि आपकी अपनी पर्सनल जो वर्थ है उसका आपको सही तरीके से अदराक हो, वो आपकी वेल कैलकुलेटेड हो, आपको पता हो कि आपके टोटल एसेट्स कितने हैं, आपकी लायबिलिटीज़ कितनी हैं और इनमें डिफ़रेंस कितना है। फिर आपको हिस्टोरिकली पता होना चाहिए कि 1 साल पहले आपकी पर्सनल वर्थ कितनी थी, अभी आपकी पर्सनल वर्थ कितनी हो गई है, उसमें कितने परसेंट इज़ाफ़ा हुआ है और कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनकी वज़ह से इज़ाफ़ा हुआ है और फ्यूचर प्रेडिक्शंस क्या हैं कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, जो आपने सेविंग्स की हुई हैं या आपकी जो जॉब है, उसके अंदर जो आपकी ग्रोथ हो रही है या आपके बिज़नेस में ग्रोथ हो रही है, तो उसकी बेसिस पे आप अगले 2 सालों में, अगले 5 सालों में, अगले 10 सालों में या अगले 20 सालों में अपनी पर्सनल नेटवर्थ को कहाँ पे देख रहे हैं। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपना एक शीट मेंटेन रखें, जिसमें आप अपने एसेट्स को, अपनी लायबिलिटीज़ को, अपने डेट्स को, इन सारी चीज़ों को मेंशन करें और उसकी बेसिस पे प्रॉपर तरीके से आप अपनी पर्सनल नेटवर्थ को कैलकुलेट करते रहा करें। उसके साथ-साथ आप उसी शीट के अंदर ये भी डाल सकते हैं कि आपकी कौन-कौन सी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो कि आपको एज़ एन एसेट काम कर रही हैं और आपके लिए वो रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं। और वो इन्वेस्टमेंट्स कब तक मैच्योर हो रही हैं, उसमें किस तरह की चेंजेज़ आपको लानी चाहिए कि वो फ़र्दर आपको बेहतर तौर पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रही हों। तो इस तरह की सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और ये सारी आपके स्वॉट एनालिसिस का हिस्सा होती हैं। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट सवाल जो आप अपने आप से करें कि आपने अपने पर्सनल बजट को वक़्त के साथ-साथ कितना इम्प्रूव किया है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है और ये भी स्वॉट एनालिसिस के ज़रिए आपको पता चलता है कि आपका जो पर्सनल बजट है, जो आपकी मंथली या ईयरली इनकम है, उसमें से आप जो बजटिंग करते हैं, उसमें से कुछ पैसे आप एलोकेट करते हैं अपनी नीड्स के लिए, कुछ अपनी वांट्स के लिए, कुछ इन्वेस्टमेंट्स के लिए और सेविंग्स के लिए। तो वक़्त के साथ-साथ बड़ा ज़रूरी होता है कि आप अपने उस बजट को रीअलाइन करते रहें। उसमें कहीं पे अगर आपको नज़र आ रहा है कि कोई लूप होल्स हैं, कहीं पे आपकी कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हो रहे हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं, तो वो आपने कैसे करना है, इसके ऊपर आपने प्लान करना होता है, इसको एनालाइज़ करना होता है। फिर आपने ये देखना होता है कि अब कौन-सी ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जिनको आप अवेल कर सकते हैं और अपने बजट में से कहाँ से अमाउंट कुछ स्क्वीज़ कर सकते हैं और उसको फिर उसके लिए एलोकेट कर सकते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि वक़्त के साथ-साथ टाइम टू टाइम आप अपने बजट को इम्प्रूव करते रहें। ताकि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो पहले 2 या 4 सालों में अगर आप एज़ एन एग्ज़ाम्पल अगर 20% आप अपनी इनकम का सेविंग्स के ऊपर या इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर लगा रहे हैं और बाकी पैसा जो है आप अपना इमरजेंसी फंड बिल्ड करने के लिए और अपनी नीड्स और वांट्स को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगले मज़ीद 5 सालों के बाद भी अगर आप उसी फ़ॉर्मूला पे हैं तो इट मीन्स के यू हैव समथिंग रॉन्ग विद योर फाइनेंशियल प्लानिंग। होना ये चाहिए कि कुछ अरसे के बाद आपका जो इमरजेंसी फंड है वो सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका होना चाहिए। फिर आपकी कुछ जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी आपको रिटर्न देना शुरू हो जानी चाहिए और उसके हिसाब से फिर आपकी जो बजटिंग है उसको भी रिवैम्प किया जाना ज़रूरी होता है, ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट का जो पोर्टफोलियो है उसको बेहतर तौर पे मैनेज किया जा सके, उसमें इज़ाफ़ा किया जा सके और ज़्यादा परसेंटेज ऑफ अमाउंट जो है वो आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना शुरू हो जानी चाहिए। अगली जो बड़ी गलती हम पर्सनल फाइनेंस और बजटिंग के हवाले से करते हैं वो रॉन्ग कैलकुलेशंस हैं
क्योंकि हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह का इन्फ्लेशन रेट है और जो रीसेंट पास्ट के अंदर और करंट सिचुएशन के अंदर जिस तरह का इन्फ्लेशन है, तो अक्सर हम जो कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर रिटर्न्स की, तो वो गलत होती हैं क्योंकि हम उसमें इन्फ्लेशन को कितना बीट कर रहे हैं और इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट कितनी हम देख रहे हैं, उसको हम अक्सर ओवरलुक कर जाते हैं या इग्नोर कर जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि अगर आप आज की डेट में एक प्लॉट खरीदते हैं पाकिस्तान के अंदर, मे बी इट्स प्लॉट इन सम सोसाइटी और किसी भी तरह का प्लॉट है, रेजिडेंशियल प्लॉट है या कमर्शियल प्लॉट है, और 10 साल के बाद आप अगर उसे डबल कीमत पे बेच देते हैं, जैसे आप अगर आज 1 करोड़ का एक प्लॉट लेते हैं और 10 साल के बाद आपको 2 करोड़ का बेच देते हैं, तो क्या ये आपकी एक कामयाब डील है? मेजॉरिटी लोग यही कहेंगे कि यस, ये एक सक्सेसफुल डील है कि आपने 10 सालों में अपनी जो इन्वेस्टमेंट थी उसको डबल कर लिया। लेकिन इसका सही जवाब ये है कि ये एक सक्सेसफुल या एक बहुत अच्छी डील नहीं कहलाएगी। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो 10% से ज़्यादा ही इन्फ्लेशन रेट होता है ईयरली। तो अगर 10 सालों में आपने 100% किसी चीज़ को बढ़ा भी लिया, तो इट मीन्स कि हार्डली या तो आपने इन्फ्लेशन को बीट किया या फिर जस्ट जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है उसके करीब-करीब ही आपने उसको कंपेंसेट किया। तो इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट, इससे आपने असल में कमाया कुछ नहीं है, ये आपने सिर्फ़ इन्फ्लेशन को जो है ना कवर किया है। तो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके ऊपर आप जब भी आप अपने रिज़ल्ट रिटर्न्स को कैलकुलेट करते हैं तो आप इन्फ्लेशन के पॉइंट को भी मद्देनज़र रखें, क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपकी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो रियल में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो वही होता है जो कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद हो। तो इस केस में मैं पर्सनली तो ये समझता हूँ कि अगर ईयरली बेसिस पे देखा जाए, अगर 10% किसी मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन रेट है, तो कम से कम 15 से 20% अगर आपको ईयरली प्रॉफिट किसी चीज़ में हो रहा है, तो तभी उसको आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट कहेंगे, खा वो स्टॉक्स में हो, खा वो प्लॉट्स में हो या किसी भी किस्म के बिज़नेस में हो। अब एक और इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि आपने जो भी अपनी सेविंग की हुई है, लाइक अगर आपने पाकिस्तानी रुपीज़ में कुछ अपनी सेविंग की हुई है और आपने बैंक अकाउंट में अपना पैसा रखा हुआ है, तो क्या आप उसको वाक़ई एक सेविंग समझते हैं? पाकिस्तान के अंदर अगर आप किसी बैंक में पैसा रखते हैं और इवन कि अगर आप सेविंग अकाउंट में रखते हैं और वहाँ पर आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, ऑल्दो के इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पर्सनली इंटरेस्ट को रेकमेंड नहीं करता और मैंने अपने पैसे भी कभी भी पाकिस्तान में सेविंग अकाउंट में नहीं रखे बिकॉज़ ऑफ द रिलीजियस रीज़न। बट स्टिल अगर उस चीज़ को साइड पे रख के भी हम बात करें, तो अगर पाकिस्तान में किसी बैंक अकाउंट में आप पैसे रखते हैं और अगर आपको कुछ उस पे इंटरेस्ट मिल भी रहा है, तो उसके बावजूद भी आप वो पैसा, मैं उसको सेविंग नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर 10% जो इन्फ्लेशन रेट है पाकिस्तान में एज़ ऑफ़ नाउ, उससे ज़्यादा अगर आपको मिल रहा है तभी आप उसको कह सकते हैं कि आप इन्फ्लेशन को बीट करके उसको सेव कर रहे हैं। अदरवाइज़ एक्चुअल में आप अपने पैसे को डीवैल्यू करवा रहे हैं और आपका पैसा वक़्त के साथ-साथ कम हो रहा है। क्योंकि जितनी इन्फ्लेशन ज़्यादा होती जाती है उसके हिसाब से आपकी जो ओवरऑल जो भी पैसा है उसकी वर्थ या उसकी बाइंग पावर कम होना शुरू हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है नॉट हैविंग मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। ये एक बड़ा मसला है पाकिस्तान के अंदर लोगों का कि उनकी जो इनकम होती है वो मल्टीपल सोर्सेज से नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर आप जॉब कर रहे हैं तो इट मींस कि आपका एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है जो कि आपकी जॉब है, और आज अगर आपकी जॉब है तो आपको उसमें से इनकम आ रही है, लेकिन आपके पास कोई और मल्टीपल ऑप्शंस नहीं है जहाँ से आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो ज़रूरियात हैं, जो आपकी नीड्स हैं, जो आपकी वांट्स हैं, वो सारी पूरी हो रही हैं। तो यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि आपकी जो ज़रूरियात हैं उसका कितना परसेंट आपकी प्राइमरी जॉब से पूरा हो रहा है। अगर तो आपका इसके जवाब ये है कि आपकी 100% ज़रूरियात आपकी प्राइमरी जॉब से पूरी हो रही हैं, तो इट मीन्स कि ये एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। और अगर आपकी खुदा न खास्ता वो जॉब चली जाती है, तो आपके तमाम का तमाम बजट अपसेट हो जाएगा। आपकी नीड्स, आपकी वांट्स, आपकी इन्वेस्टमेंट्स, आपकी सेविंग्स के लिए जो भी आपने प्लानिंग की हुई है, वो सारी की सारी दरहम-बरहम हो जाएगी और सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी तरह एक और सवाल पैदा होता है कि अब आपने जो प्राइमरी जॉब है उसके अलावा क्या कोई साइड हसल भी शुरू कर रखी है जो कि आपको इजाफी साइड इनकम दे रही है? अगर तो आपका सवाल यहाँ पे पॉजिटिव है, मुस्बत है कि आपने कोई साइड इनकम भी जनरेट करने के लिए सोर्सेज बना रखे हैं, तो दैट्स गुड। बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान अगर हम बात करें तो उनकी केस में इसका जवाब नफ़ी में होता है।
सब लोगों ने बस अपनी जो प्राइमरी जॉब होती है उसको ही एक कंफर्ट जोन बना लिया होता है और किसी किस्म की कोई साइड हसल शुरू नहीं की होती। तो ये भी एक बड़ा मसला है, क्योंकि अगर आपकी कोई साइड हसल नहीं, साइड इनकम आपकी जनरेट नहीं हो रही, तो इट मीन्स कि प्राइमरी जॉब के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी 100% है। उसके बाद जो तीसरा सवाल यहाँ पर पैदा होता है वो ये है कि क्या आपने कोई इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं जो कि आने वाले वक्त में इन द शॉर्ट टर्म, इन द मीडियम टर्म और इन द लॉन्ग टर्म आपको किसी किस्म का आरओआई दे सकती हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे सकती हैं। अगर तो आपका जवाब इस केस में भी मुस्बत है तो दैट्स वेल एंड गुड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी ऑफ द केसेस हम अगर बात करें अपने कुर्बो जवार में पाकिस्तान के अंदर, तो लोगों ने ऐसा जिस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रखी होती प्लानिंग के फुकदान की वजह से, कि जो उनको शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में या लॉन्ग टर्म में कोई इस तरह का रिटर्न दे सकें जो कि उनकी बेसिक ज़रूरियात को पूरा करने में मुआवन साबित हो सके। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स ऐसी हों कि जहाँ से आपको ना सिर्फ ये कि रेगुलर इनकम आ रही हो, बल्कि आपकी वो री इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग के ज़रिए वो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ती भी जा रही हो। तो इसी केस में आप एक सक्सेसफुल तरीके से अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। अब आखिरी जो पॉइंट है ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी है, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ख़ास तौर पे हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ पर ये एक बड़ा मसला है कि बहुत सारे ऐसे मजहबी या अकायद के लिहाज से परसेप्शंस बिल्ड कर दिए जाते हैं, मिस इंटरप्रेटेड बिलीफ बेस्ड परसेप्शंस मैं इनको कहूँगा, कि जिनकी बेसिस पे एक काहली, सुस्ती या हड हरामी जिसे कहते हैं वो हमारी सोसाइटी में आम हो जाती है। मिसाल के तौर पर अक्सर आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि जो भी नसीब में है बस मिल जाएगा। हम सबका बिलीफ है तकदीर के ऊपर, किस्मत के ऊपर, लेकिन साथ-साथ हमारा ये भी बिलीफ है कि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ आपको ऑन एंड ऑफ ऐसे हज़ारों लोग मिलेंगे आपको सोसाइटी में, जो कि सिर्फ़ इस वजह से कोई मेहनत नहीं कर रहे होते, कोई एफ़र्ट नहीं कर रहे होते कि उनका ये बिलीफ है कि बस जो नसीब में है मिल जाएगा। इसी तरह एक और बड़ा मसला ये है कि अक्सर लोगों से आप मिलते हैं तो वो कहते हैं जस्ट बस जो भी हमारे पास है काफ़ी है, हमें ज़्यादा की तलब नहीं, क्योंकि वो लालच के ज़ुमरे में आएगा। ये एक और कंसेप्शन है या मिस इंटरप्रेटेड बिलीफ है। हालाँकि रियलिटी में ऐसे है कि आपके पास अगर जितना ज़्यादा होगा तो आप अगर रिलीजियसली भी बात करें तो आप फिर जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनकी बेहतर तौर पे हेल्प तभी कर सकते हैं कि अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हों, आपके पास जो अपनी इनकम है वो आपकी ज़रूरियात से ज़्यादा हो। ज़कात का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यही है कि वो वही दे सकता है कि जो कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो। ओवरऑल हम अगर अपने मुल्क की बात करें तो जिस तरह की सिचुएशन है हमारे मुल्क की, जिस तरह की हमारे मुल्क को रिक्वायरमेंट्स हैं, ज़रूरियात हैं और वो पूरी नहीं हो रही और जो कर्ज़ की दलदल में है, तो इन सारी चीज़ों को अगर हम माइक्रो लेवल पे अपनी फैमिली तक लेके आएँ, अपनी ज़ात तक लेके आएँ, तो उन सब में ये चीज़ वाज़ेह होती है कि अगर हम सब लोग अपनी कैपेसिटी में ज़्यादा से ज़्यादा अगर अर्निंग्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाएँ, तो पोटेंशियली वो हमारे घर के लिए, फिर हमारी फैमिली के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए एंड एट द मैक्रो लेवल हमारे मुल्क के लिए वो फ़ायदेमंद होगा। तो इट्स नॉट अबाउट कि ये ग्रीड है, ज़्यादा पैसा कमाना हलाल तरीके से और मेहनत करके दैट दैट हैज़ नथिंग रॉन्ग, रादर इट्स अ गुड थिंग। और ये कह देना कि बस जो है वो काफ़ी है, तो ये अपने आप को और अपनी सोसाइटी को एक स्टेगनेंसी की तरफ ले जाने वाली बात है। इसी तरह बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे होते हैं कि जो है वो आज के लिए है, कल किसने देखा है। ये भी एक मिसकंसेप्शन मैं कहूँगा, क्योंकि ये कह देना कि कल किसने देखा है और जो भी है बस आज के लिए है, तो इसमें तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ज़कात की मिसाल लें तो वो उसके ऊपर वाजिब होती है जिसके पास कुछ मख़सूस रकम 1 साल के लिए या उससे ज़्यादा अरसे के लिए रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर तो हम रिलीजियसली ये कहें कि किसी किस्म की सेविंग करनी ही नहीं चाहिए, तो फिर तो ये कभी भी कोई ज़कात ही ना दे रहा होता, क्योंकि जो भी जिसके पास हो वो उसी दिन वो खर्च कर रहा होता है। बट दैट्स नॉट द केस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रॉपर्ली सेविंग्स करें, इन्वेस्टमेंट्स करें, लॉन्ग रन के लिए सोचें, अपने बच्चों के लिए सोचें, अपनी सोसाइटी के लिए सोचें और आप अपने आप को फाइनेंशियली ऐसे प्लानिंग करें कि आप ना सिर्फ ये कि आज आपका अच्छा हो, बल्कि कल के लिए भी आपकी ऐसी प्लानिंग हो कि कल, और उस कल से मुराद आने वाला वक्त है, उसमें भी आपकी जो इनकम है, जो आपके सोर्स ऑफ इनकम्स हैं वो बढ़ते जाएं और आप एक बेहतर तौर पे सोसाइटी का हिस्सा बन सकें और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकें। सो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर्सनल फाइनेंस और बजटिंग के हवाले से, जो कि मैंने सादा अल्फाज में बयान करने की कोशिश की, और इसमें से बहुत सी ऐसी खामियां हैं जो हम सब में होती हैं। वी ऑल नीड टू इवेलुएट आवर सेल्फ, हमने अपना स्वॉट एनालिसिस करना है और फिर कोशिश करनी है कि इसमें जो भी जो गलतियां हैं
इनको हम अवॉइड कर सकें और बेहतर तौर पे मुआशरे में अपने फाइनेंशियली न सिर्फ ये कि ख़ुद को स्टेबलाइज कर सकें, बल्कि उसका जो रिज़ल्ट है हमारी सोसाइटी के ऊपर वो भी पॉजिटिव आए। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा आपका इसके ऊपर जो भी फीडबैक है, कोई भी अगर आपका मज़ीद पॉइंट है जो आप ऐड करना चाहते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।